सोचिए, क्या किसी इंसान के अंदर की अच्छाई को सिर्फ प्यार और थोड़ी सी समझदारी से जगाया जा सकता है, चाहे वो इंसान कितना ही कह सकते हैं गिरावा क्यों ना हो। सेल्मा लेगरलॉफ की एक बहुत ही मशहूर कहानी है द रैट ट्रैप। ये कहानी इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए आज इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही अजीब से फलसफे पे टिकी है। और ये फलसफा कहाँ से आया? एक चूएदान बेचने वाले के थके हारे दिमाग से। उसकी नज़रों से देखें तो ये जो पूरी दुनिया है, इसके ज़मीन, समंदर, शहर, गांव, ये सब कुछ एक बहुत बड़े चूएदान के अलावा और कुछ नहीं है। एक खतरनाक जाल। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक फेरी वाला है। उसकी जिंदगी मतलब बहुत ही मुश्किलों से भरी है। वो तार के बने छोटे छोटे चूहेदान बेचकर गुजारा करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पेट कहाँ भरता है। तो बस जिंदा रहने के लिए उसे भीख भी मांगनी पड़ती है, और कभी-कभी तो छोटी-मोटी चोरियां भी करनी पड़ती हैं। अब इस फेरी वाले का दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ही कह सकते हैं कि निराशावादी है। वो ये सोचता है कि ये दुनिया असल में है क्या? कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा चूहेदान। और इसका काम क्या है? लोगों को फंसाने के लिए तरह तरह के चारे लगाना, लालच देना। और मजे की बात यह है कि जब वो दूसरों को इस जाल में फंसता हुआ देखता है तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये जो तुलना है ना, इससे कहानी का पूरा फलसफा एकदम साफ हो जाता है। देखिए, जैसे एक चूहेदान में पनीर या मांस का टुकड़ा रखकर चूहे को फंसाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया हमें धन, खुशी, अच्छा खाना, बढ़िया कपड़े, इन सब चीज़ों का लालच देकर अपने जाल में खींचती है। और जैसे ही कोई इस चारे को छूता है, बस जाल बंद हो जाता है, खेल खत्म, और फिर आज़ादी हमेशा हमेशा के लिए छिन जाती है। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखती है। होता यह है कि एक सर्द शाम को जब हमारा फेरी वाला अकेला भटक रहा था, तो उसका सामना एक ऐसी मेहरबानी से होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसे सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़े किसान के यहाँ रात गुजारने की जगह मिल जाती है। अब वो किसान बेचारा अकेला रहता था, तो किसी को साथ पाकर वो भी खुश हो गया। उसने फेरी वाले को सिर्फ खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि उसके साथ ताश खेला, उसे तंबाकू दिया, और तो और अपने दिल की बातें भी उससे शेयर की। और यहीं पर वो चारा सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। उस बूढ़े किसान ने बातों बातों में बड़े गर्व से फेरी वाले को अपनी गाय से कमाए हुए 30 करोड़ दिखा दिए। ये भरोसे का एक ऐसा पल था जो कह सकते हैं कि गलत इंसान पर दिखा दिया गया था। लेकिन फेरी वाला उस भरोसे को कायम नहीं रख पाता। अगले ही दिन वो वापस जाता है, खिड़की का शीशा तोड़ता है और वो 30 करोड़ नोट चुरा लेता है। वो उस चारे के लालच में आ ही जाता है और एक सोची समझी चोरी को अंजाम देता है। अब अपनी इस होशियारी पर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। पकड़े जाने के डर से वो मेन रोड छोड़कर जंगल के रास्ते से निकलने का फैसला करता है। उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो खुद दुनिया के सबसे बड़े जाल की तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्द उसे ये एहसास हो जाता है कि वो एक बहुत बड़े और उलझे हुए जंगल में बुरी तरह खो गया है। रास्ते उसे गोल गोल घुमाए जा रहे हैं और बाहर निकलने का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। धीरे धीरे डर और घबराहट उस पर हावी होने लगती है। और तभी उसे वो भयानक एहसास होता है, उसका अपना बनाया हुआ फलसफा आज उसी पर सच साबित हो गया था। ये जंगल, इसके पेड़, इसकी डालियां सब मिलकर एक ऐसी जेल बन गई थी जिससे निकलना नामुमकिन था। वो अब खुद फंस चुका था। जब वो थक हार के मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर जमीन पर गिर जाता है, तभी उसे दूर से हथौड़े की ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी बची कुची सारी हिम्मत जुटाता है और उस आवाज की तरफ चल पड़ता है, और आखिरकार वो रामशॉ आयरन वर्क्स पहुंच जाता है। वहां पर उस मिल का जो मालिक था, आयरन मास्टर, वो इस फेरी वाले को गलती से अपना कोई पुराना फौजी साथी कैप्टन वॉन स्टाहले समझ लेता है। अब हमारा फेरी वाला इस गलतफहमी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं करता। उसे लगता है क्या पता इसी बहाने कुछ पैसे मिल जाएं। आयरन मास्टर उसे क्रिसमस पर अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन यहाँ पर आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला के इरादों में जमीन आसमान का फर्क था। आयरन मास्टर तो बस अपने पुराने दोस्त के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहता था, लेकिन जब उसकी बेटी एडला उसे बुलाने आती है तो उसके दिल में उस अजनबी के लिए सच्ची हमदर्दी और चिंता होती है। अब फेरी वाला तो डरा हुआ है, उसकी जेब में चोरी के पैसे हैं, और ऐसे में आयरन मास्टर के घर जाना मतलब सीधे सीधे शेर की मांद में जाना, तो वो मना कर देता है। लेकिन फिर एडला आती है
और वो जिस तरह से इतने प्यार और विश्वास के साथ उसे चलने के लिए कहती है कि वो मना नहीं कर पाता और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्रिसमस की शाम का वक्त है। फेरी वाले को नहलाया धुलाया जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं, दाढ़ी बनाई जाती है और उसे पहनने के लिए अच्छे साफ कपड़े दिए जाते हैं। और इस पूरे बदलाव के बाद उसका जो असली चेहरा है वो सबके सामने आता है। अब दिन की रोशनी में जब आयरन मास्टर उसे साफ सुथरा देखता है तो वो फौरन समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये उसका दोस्त नहीं है। वो गुस्से में आ जाता है और उसे तुरंत शेरिफ को बुलाने की धमकी देता है। लेकिन इस बार फेरी वाला चुप नहीं रहता। वो अपना बचाव करता है। और कैसे? अपने उसी चूहेदान वाले फलसफे से। वो आयरन मास्टर से कहता है कि ये पूरी दुनिया एक बड़ा चूहेदान ही तो है और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब खुद आयरन मास्टर किसी बड़े लालच के चक्कर में इस जाल में फंस जाए। आयरन मास्टर तो उसे घर से निकालने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी एडला बीच में आ जाती है। वो अपने पिता को रोक देती है। आयरन मास्टर हैरान होकर उससे पूछता है कि आखिर वो ये क्या कर रही है। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है। एडला अपने पिता से एक जबरदस्त अपील करती है। वो कहती है कि हमने इस इंसान को क्रिसमस की खुशियों का वादा किया है, इसे घर बुलाया है, हम इसे इस तरह से भगा नहीं सकते। वो कहती है, मैं बस इतना चाहती हूं कि ये इंसान पूरे साल में सिर्फ एक दिन हमारे साथ शांति से बिताए। और एडला की इस बात का असर होता है। उस फेरी वाले के साथ बहुत सम्मान से पेश आया जाता है और उस रात सालों में पहली बार वो क्रिसमस की शाम को बिना किसी डर के एकदम शांति और सुकून से सोता है। अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है और वो भी एक तोहफे के साथ। होता यह है कि जब आयरन मास्टर और एडला अगले दिन चर्च जाते हैं तो उन्हें वहां पता चलता है कि उस बूढ़े किसान को लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि एक चूहेदान बेचने वाला था। अब तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो डरते डरते घर वापस आते हैं, ये सोचकर कि कहीं उनके मेहमान ने भी घर में चोरी तो नहीं कर ली। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फेरी वाला जा चुका है, लेकिन वो एडला के लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था। और उस पैकेट में क्या था? एक छोटा सा चूहेदान। और उस चूहेदान के अंदर रखे थे वही चोरी किए हुए 30 क्रोनोर और साथ में एक खत। उस खत में लिखा था कि ये चूहेदान एक ऐसे चूहे की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है जो इस दुनिया के चूहेदान में फंस ही गया होता अगर उसे एक कैप्टन की तरह सम्मान न दिया गया होता। मतलब उसने लिखा कि क्योंकि एडला ने उसके साथ एक असली कैप्टन जैसा बर्ताव किया, उसे वो इज्जत दी जिसका वो हकदार नहीं था, इसीलिए आज वो भी एक कैप्टन की तरह बर्ताव करना चाहता है। एडला की उस एक दिन की मेहरबानी ने उसे खुद को बदलने की ताकत दे दी थी। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई में, जैसा सेल्मा लेगरलॉफ का मानना था, किसी के प्रति दिखाई गई सच्ची दयालुता और समझदारी का सिर्फ एक छोटा सा काम किसी इंसान के अंदर की अच्छाई को जगा सकता है, उसे बदल सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।